कि सी को हम लोगों ने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा। तो इसको लिखने के पीछे कारण ये है कि जब हम लोग आगे जाकर के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास स्फीयर आता है, सिलेंडर आता है, कोन आता है, तो उन सब चीज़ों में क्या होता है पाई इन्वॉल्व होता है ना? पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब उनके वॉल्यूम में, उनके एरिया में पाई आता है। तो वो पाई को कैंसल करने के लिए हम लोगों ने पहले ही दिमाग लगा के हमने इसको सी को इस फॉर्मेट में रख दिया। जहाँ पर इस ये जो सी होता है ना इसको हम लिखते थे कोलंबियन कांस्टेंट और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना इसको हम लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है? ये क्या कहलाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। जितना ज़्यादा और इसके साथ हम लोग को एक टर्म और पढ़ना है। ये तो हमने देखा कि ये जो फोर्स होता है 2 चार्ज के बीच में ये कब लगता है? जब ये वैक्यूम में होता है। ये कहाँ पे होता है? वैक्यूम। क्योंकि वैक्यूम में जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अगर मान लो वही 2 चार्ज को अगर हमने किसी दूसरे मीडियम में लिया, जैसे कि मान लो हमने उसको लिया क्या कहते हैं अ प्लास्टिक 2 चार्ज को हमने प्लास्टिक में रख दिया या 2 चार्ज के बीच में हमने माइका रख दिया, ठीक है? तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग फॉर एनी अदर मीडियम हम लिखते हैं फोर्स हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कोई भी दूसरे मीडियम के लिए 2 चार्ज को अगर हम लेते हैं, ठीक है? तो उसकी अगर मान लो पानी है, ठीक है? कुछ भी हो यहाँ पे, उसके लिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा-सा बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन लिखते हैं। ये एप्सिलॉन जो होता है ना जिसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वो मीडियम डिसाइड करता है कि उसकी परमिटिविटी क्या हो। क्लियर? लेकिन पता है बार-बार इस फॉर्मूले को लिखोगे तो हम लोगों ने क्या किया थोड़ा हम लोगों ने और इंटेलिजेंस यूज़ किया और हमने बोला कि एक टर्म बना दो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर और इसको नाम दे दो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको क्या नाम दे दो? रिलेटिव परमिटिविटी। और जैसे कि अगर मान लो एप्सिलॉन को हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे कभी भी अगर 2 चार्ज अगर होंगे, तो उनके जो बीच का जो फोर्स होगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने इस फॉर्मूले के बदले ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अभी क्या है, तुम अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, सबके लिए एप्सिलॉन अलग-अलग आते हैं और बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो। 8.85 into 10⁻11 तो वैक्यूम के लिए होता है, माइका के लिए कुछ अलग होगा 10 माइनस फलाना-ढमकाना, बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सबके लिए कैलकुलेशन करोगे ना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन सोचो, अगर तुमको कोई 2 चार्ज के बीच में फोर्स पता है और वैक्यूम अगर तुमको फोर्स पता है, तो हम कोई भी मीडियम में फोर्स को निकाल सकते हैं। ये जो लिखा है ये फोर्स इन वैक्यूम के लिए है, उसको हमने डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन आर से। हमको तुरंत वो 2 चार्ज के बीच में फोर्स मिल जाएगा इन एनी अदर मीडियम। जैसे कि हमने हमने निकाला फोर्स इन वैक्यूम हमारा आता है 100। हमको पता है कि वाटर के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो 81 होता है। हमसे पूछ लेगा वाटर में कितना फोर्स लगेगा? हमने बोल दिया 100/81। माइका का हमको पता है 10 होता है, तो हमसे पूछेगा माइका में कितना फोर्स लगेगा? 100/10 हमको एयर के लिए पता है, ठीक है? फॉर गिवन क्यू एंड फॉर गिवन आर। तो खाली हमको डिवाइड तो करना है एप्सिलॉन आर से, बड़ा सिंपल काम हो गया। अगर वो इतना सिंपल नहीं रखते, अगर हमेशा इसी फॉर्मूले को रट के याद यूज़ करते, भाई कितना होता है माइका का? तो माइका का हो जाता है क्या कहते हैं एप्सिलॉन आर हो जाएगा 0.885 इंटू 10⁻11 पुट करो वैल्यू निकालो अलग से बैठ करके, ठीक है? वाटर कितना होगा? तो वाटर का हो जाएगा कुछ 6 पॉइंट इंटू 10⁻11, ठीक है? पुट करो वैल्यू निकालो, तो ऐसे कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन ऐसे हमको वैक्यूम का मिल जाएगा एक बार, हम छोटे-छोटे जो एप्सिलॉन आर होते हैं अलग-अलग मीडियम के, उससे डिवाइड करते चले जाएँगे एंड वी कैन ऑलवेज गेट द रिजल्ट। ठीक है? बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि बिटवीन 2 चार्ज
a plastic is placed, ठीक है, तो what happens to the force between the two charges? तो आंसर होगा अगर प्लास्टिक को प्लेस करते हैं तो उसका एप्सिलॉन आर ज्यादा होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स वहां पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लगता है दो चार्ज के बीच में, इट ऑलवेज एक्ट्स इन द वैक्यूम, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ क्या हमको देता है, हमको देता है फोर्स देता है बिटवीन टू चार्ज के बीच में। कूलम्स लॉ की दूसरी बात, खास बात ये भी होती है कि उसको ये कूलम्स लॉ चूंकि फोर्स देता है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको हम लोग वेक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे उसको हम वेक्टर में एक्सप्रेस करेंगे, देखो मान लो हमारे पास कोई दो चार्ज है, इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया, एक चार्ज Q1 को, R1 वेक्टर होगा, यहाँ दूसरे चार्ज को प्लेस किया Q2 है ये R2 वेक्टर होगा, ठीक है। और ये हमने यहाँ से देखा एक डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन 2/1, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर, इसको मानो डेल्टा R वेक्टर है, बाय R का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर हो गया, डायरेक्शन हो गया फ्रॉम 1 to 2, डायरेक्शन कैसा हो गया यहाँ पे, फ्रॉम 1 to 2, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, हमने ऊपर नीचे क्या किया, डेल्टा R से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा R12 वेक्टर, ऐसा हो जाएगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हटाया, तो यहाँ पे मैंने क्यू पुट कर दिया, इसके पीछे ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। R12 वेक्टर, R12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 to 2 ना, ये था फ्रॉम 1 to 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस डेल्टा हो जाएगा R2 के इक्वल, तो डेल्टा क्या हो गया R2 वेक्टर बाय बाय R2 वेक्टर, ऐसा हो गया, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 2/1। सिमिलरली फोर्स ऑन 1/1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबको यहाँ पे माइनस कर देना, यहाँ प्लस कर देना, यहाँ माइनस कर देना, यहाँ प्लस कर देना, ठीक है, एंड विल गेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको इंटरचेंज करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, यहाँ पे तो मॉड में ना यहाँ पे कंपलसरी होगा चेंज, ठीक है। दिस इज द कूलम्ब लाइन वेक्टर फॉर्म। हालांकि मैंने से देखा जाना तो इसका मैंने आईएससी में सवाल देखा, सीबीएसई मैंने ऐसे कोई पार्ट में देखा, लेकिन इंपॉर्टेंट है फिर भी ये, ठीक है, इसको तुम लोग को अच्छे से कर जाना। तो सबको एक काम करो, सबको एक बार अच्छे से देख जाओ। क्लियर हो गया सबको।
उसके बाद देखो एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी यहाँ पे हमने कोई चार्ज रखा प्लस क्यू, इस पे लग रहा है फोर्स। हमने क्या किया, क्यू नॉट पे लगता है फोर्स एफ, यूनिट चार्ज पे फोर्स लगेगा एफ बाय क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज होता है, और ये जितना छोटा ले उतना अच्छा होता है ये, ताकि ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, जो कि ये अपनी वजह से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना करे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैपिटल क्यू प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से हो, ये चार्ज अगर हम लोग बड़ा ले लेते हैं ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम यहाँ पे चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं। तो जो फोर्स लगता है ऑन ए यूनिट चार्ज, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये नोट कर दो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन, ये ऐसा इसको याद रखना। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं इस तरह से कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा फील के साथ देखें तो जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है उसके पीछे जो रीजन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ फोर्स, दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। कैसे अप्लाई करता है, तो ये टू वे प्रोसेस होता है। पहले क्या करेगा, एक चार्ज अपने अराउंड क्या करता है, एक चीज क्रिएट करता है जिसको हम लोग फील्ड कहते हैं। वही फील्ड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक चार्ज होता है दूसरे चार्ज पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। क्लियर, आगे बढ़े। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है एक टर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, वो देखो हम जो सीधी सी बात है, हम लाइट को नहीं देखे हैं, ठीक है, लेकिन बल्ब से क्या होती है, लाइट निकलती है तो रेज निकलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस रेज को तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इन द सेम वे कोई चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास जो तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड दे आर सिंपल एरोस। ठीक है, तो अगर मान लो प्लस चार्ज से निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे करके। अगर नेगेटिव ये हो गया प्लस क्यू से, माइनस क्यू से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली ये जो दिखाते हैं एरोस क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज को रखा तो इधर भागता है, यहाँ रखा इधर भागेगा, यहाँ रखा इधर भागेगा। अगर हमने यहाँ पर रखा पॉजिटिव चार्ज को तो वो इधर जाएगा, यहाँ रखा तो इधर जाएगा, यहाँ रखा तो इधर जाएगा, यहाँ रखा तो इधर जाएगा। तो बेसिकली कोई चार्ज पड़ा है उसके आजू बाजू हमने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जिधर वो मूव करेगा ना उधर ही रिप्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर होगी बात। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए हमारे एग्जाम में आता है, ऐसे बोला जाएगा दो प्लस चार्ज उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो, तो ऐसे अभी अभी मैंने बताया था इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, अगर हमारे पास एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, सॉरी, इसको ऐसे दिखा दो। ठीक है ना। अब अगर हमारे पास मान लो कोई प्लेट है अगर, ठीक है, तो प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी निकलेगी, ऐसे निकलेगी। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड करता है नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है किसी भी प्लेट पे हमेशा कैसा एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एंगल जो बनाती है वो 90 डिग्री ही क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका हुआ 2 मार्क का। तो समझो इस चीज को कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द सरफेस। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि मान लो अगर हमारे पास एक सरफेस है ऐसा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये एंगल बनाती है थीटा,
यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे थीटा है, तो यहाँ पर जो अगर हमने कोई भी चार्ज पकड़ा डी क्यू, तो मूव करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स ऑन द चार्ज डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू ई कॉस थीटा। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा, डी क्यू ई कॉस थीटा। अब हमको पता है कि चार्ज चूंकि मूव करता नहीं है, सिंस द चार्ज डज नॉट मूव, देयरफॉर एफ टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डी क्यू इंटू ई कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है यहाँ पे चार्ज कैसा होता है, स्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, तो मूव नहीं करता है, फोर्स जीरो होना चाहिए। अब ई जीरो नहीं है, क्यू जीरो नहीं है, तो क्या जीरो हो सकता है, तो कॉस थीटा जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कि वो परपेंडिकुलर हो जाता है सरफेस के, स्टार्ट करता है पॉजिटिव से एंड करता है नेगेटिव पे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो कभी भी किसी कंडक्टर में एक्सिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मान लो अगर ऐसा है, यहाँ पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ऐसे भेजी, तो ये कंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, ये ऐसे चला जाता है। और इसके पीछे लॉजिक पता ही है कि होता क्या, कंडक्टर के अंदर सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस तो भारी होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो मूव करेंगे, वो इधर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट मूव करते हैं। तो इधर से इलेक्ट्रॉन सारे ड्रिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। शुरू में क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे हमने सप्लाई किया ना वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अंदर में चार्ज का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो चार्ज चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव की कमी हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने बाहर से किया ना, इसके अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, क्योंकि अंदर में होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके अंदर हो जाता है। ये अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को काट देता है। जब काट देगा ना यहाँ पे अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहता है, इस तरह से। ठीक है, तो पूछा जाएगा व्हाई डज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट एग्जिस्ट विद इन अ कंडक्टर, तो लिखना दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द redistribution of the charge in the conductor, because of which it cancels, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसा, why is electric field zero inside a conductor, because the free electrons redistribute in the conductor and produces electric field within itself. This E vector, that is internal E vector, cancels external E vector and net E inside conductor is zero. ठीक है, इसीलिए एडवाइस भी करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए तुम कोई क्या कहते हैं उसके नीचे खड़े रहो, कोई कार के अंदर रहो। ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो कार के अंदर रहो। अगर मान लो हम लोग को कोई चीज को सेफ रखना है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम मेटल की कैविटी के अंदर रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ठीक है, बहुत सारे सवाल भी होते हैं ऐसे करके, देखना ऐसा सवाल हमारे बोर्ड में भी आ चुका हुआ है ये वाला। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ना दो कैविटी है। ठीक है, इसको चार्ज दिया गया Q1, इसको चार्ज दिया गया Q2। बोला गया ना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो बताओ, इस पे और इस पे दोनों पे सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सेम है, तो Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा।
ठीक है? और इसका रेडियस r दिया गया, इसका रेडियस हमको 2r दिया गया। इसको इनर को दिया गया Q1, आउटर को दिया गया Q2। ये वाला एक बार ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना तुम लोग सबको, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हालाँकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो है ना डाइपोल का मैं डेरिवेशन बताऊँगा। फिर मैं उसका क्या कहते हैं डाइपोल के टॉर्क का मुश्किल है, लेकिन 15 मिनट में मेरा डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, जो भी मेरे को बताने वाला होगा, और हम लोग आ जाएँगे बोर्ड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है? एक बार घर से तुम लोग ये चैप्टर पढ़ के रखना, ठीक है? तो हम फिर यहाँ पे करने में आसानी हो जाएगी, क्लियर? हम लोग अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। तो बाय, टेक केयर।